थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम बैरिस्टर साहब। तो मैं ये यानी कि पहले तो ये खबरें आ रही थी कि जी फौरी तौर पर शायद मियाँ साहब की वापसी हो सकती है अगर उनकी अपील रिजेक्ट हो जाए। अब मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, तो क्या कानूनी ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं? क्या वो अभी साल 1.5 साल वहाँ मजीद रह सकते हैं बैरिस्टर साहब? जी बहुत शुक्रिया। उस पर उनकी अपील अभी फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, जो कल तक की इत्तलात है उसके मुताबिक। तो जहाँ तक सुनने में आया कि उनकी जनवरी में हेयरिंग थी जो अब पोस्टपोन हो गई है, और नॉर्मली जब वो पोस्टपोन होती है तो 1 या 1.5 माह के लिए पोस्टपोन होती है। मीन्स कि उनकी फरवरी या मार्च में हेयरिंग दोबारा कंडक्ट होगी। इससे पहले जो अपील बंडल्स वगैरह जमा होने थे वो हो चुके होते हैं, और जहाँ तक मेरी इत्तलात है कि उन्होंने अपने एविडेंस भी जमा करवा दी है सारी कोर्ट में। अब जज उस पर फैसला करेगा कि आया कि उनकी एविडेंस इतनी क्रेडिबल है कि जिसकी बेस पे उनको यहाँ पे वीज़ा दिया जाए उनकी मेडिकल ग्राउंड्स की बेस पे, जो कि पहले रिजेक्ट हो चुका था। इसी वजह से ये अपील अब पेंडिंग है। अगर जज को इनके वकला कायल करने में कामयाब हो जाते हैं कि अपील जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस किस्म की है कि ये पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकते और पाकिस्तान में सेहत की उनको वो सहूलियात मुहैया या मैसर नहीं होंगी जो यहाँ पे मैसर होंगी, उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट थ्रेश होल्ड होता है। तो ऐसी सूरत में अगर तो वो कामयाब हो जाते हैं तो अपील अलाउ हो जाएगी और इनको वीज़ा मिल जाएगा यहाँ पे, जो 2.5 साल का वीज़ा होगा। अगर अपील अलाउ नहीं होती तो फिर ऐसी सूरत में इनके पास ऑप्शन होगा कि उसका अपर ट्रिब्यूनल में ये उसकी अपील कर सकते हैं दोबारा उस फैसले के खिलाफ। उसके बाद राशिद साहब एक रहनुमाई फरमाइए, अमूमन आप वहाँ प्रैक्टिस करते रहे हैं, अमूमन जो हालात हैं कि ये 2 साल से वहाँ हैं, हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए, तो अगर ये अपील उनकी रिजेक्ट हो जाती है, अगर रिजेक्ट हो तो यकीनन कोर्ट फैसला करेंगी, तो फिर फर्दर अपील में जाए, फिर भी अपील में कितना टाइम लगेगा नेक्स्ट अपील में? देखिए उसमें केस शुरू होने से लेकर आखिर तक 1 से 1.5 साल का अरसा लग जाता है। अभी जैसे इनकी अपील हेयरिंग आई हुई थी, अब वो पोस्टपोन हो गई, अर्जन हो गई है, तो इस वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें बेसिकली 2 से 3 अपील राइट्स होते हैं जो इन्होंने एग्जॉस्ट करने होते हैं। अगर वो एग्जॉस्ट करने की हद तक देखें तो 1 से 1.5 साल का अरसा फिर भी लग जाएगा इनको वहाँ से डिपोर्ट करते हुए या ऐसा नोटिस ऑफ रिमूवल इनको सर्व करते हुए। क्योंकि उसमें होता ही है कि जब आपकी अपील रिफ्यूज़ हो जाती है तो होम ऑफिस उसमें आप पे नोटिस सर्व करता है कि आप इस मुल्क को 28 डेज में छोड़ दें। तो ये बेसिकली सिचुएशन होती है। साहब आप हमारे साथ ही रहिए, हमें नाज़रीन अब इरफान हाशिमी साहब ने जो है, जिनकी एक खबर से बड़ी हलचल है हमारे मीडिया में भी, और ये इरफान हाशिमी साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हजूर ये बताएं, एक तो आपने कुछ ये कहा है कि आपके पास बड़े सबूत भी हैं जो आप वक्त आने पर देंगे, जो आपने स्टोरी दी है, तो एक तो मुख्तसरन बता दें कि वहाँ कौन कौन मौजूद था जब ये एफिडेविट लिखा गया और वहाँ मंजर क्या था आपकी खबर के मुताबिक, जनाब इरफान हाशिमी साहब। काई साहब अस्सलाम वालेकुम, एक बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर बरतानिया में काई साहब आप बगैर किसी सबूत के कोई खबर नहीं कर सकते, आपको उसके लीगल एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। अगर आप साबित ना कर पाए सोर्सेज की सिक्योरिटी का मामला कि आपका सोर्स जो है वो सिक्योर रखना है, जो एविडेंस हमारे पास है उसमें बड़ा वाजे ये पता चलता है कि जहां पर ये काम हुआ, नोटराइज हुए, और कदरी साहब खुद कहते हैं कि इन लोगों के तासुर से जो रिएक्शन था एक अब उनमें डिटेल्स कौन सी हैं आप खुद इसमें, क्योंकि मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो एविडेंस के अंदर मौजूद नहीं है। बट हम सब जानते हैं कि एवनफील्ड जो मार्बल आर्च है वहां पे कौन लोग मौजूद होते हैं, और इस किस्म का काम अगर हो रहा था तो उस जगह पर कौन कौन से लोग मौजूद हो सकते हैं, यानी बहुत ही क्लोज लोग मौजूद होंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि पार्टी वर्कर्स को आप बुला लेंगे या फिर उन लोगों को बुलाएंगे जिनका ताल्लुक नहीं है। तो आई थिंक कि हमें उस रूट पर, उस सतह पर देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे लोग थे जो करीब हैं। बट द एविडेंस सजेस्ट, जो हमने रिपोर्ट भी किया, लेकिन मैं आपको बता दूं भाई साहब, मैं आगे चलकर नाम भी जो है उनके रिलीज करूंगा बहुत जल्दी। हम कुछ कंसल्टेशन में हैं बहुत सारे लोगों से, और फिर द सिक्योरिटी ऑफ द एविडेंस और फिर जो सोर्सेज हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए मुझे जो है वो बहुत सारी चीज़ों का तो ख्याल रखना पड़ रहा है। अच्छा इरफान, ये बताइएगा कि आपने जो खबर दी, पहले वज़ीर इत्तलात भी कर चुके थे, लेकिन आपने दी एविडेंस से, यकीनन यूके में बैठ के तो मुमकिन नहीं है कि किसी के बारे में ऐसे खबर दे दी जाए, आप जिम्मेदार हैं।
मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग कह रहे हैं कि हम उधर सू करेंगे कंसर्न रिपोर्टर को, उसने एविडेंस नहीं दी। नवाज शरीफ तो उस नोटरी पब्लिक को कभी मिले नहीं। इस बात में कितनी हकीकत लगती है आपको? देखिए, जिसे सू करना है सर वो कर सकता है, उसका प्रेरोगेटिव है। यहाँ पे हम तो ये कह नहीं रहे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम तो एविडेंसेस की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। एविडेंसेस ये कहते हैं कि मार्बल आर्च में जिसका जिक्र किया गया वहां पर मौजूद थे, कहा गया देवर क्वाइट कूजी, बहुत ही दोस्ताना माहौल था। उसने कहा कि बहुत दोस्ताना माहौल था। अब ये भी साबित करना होगा एविडेंसेस के आने के बाद, जब डिफेंस ये फाइल करेंगे या अगर ऐसी कोई बात होती है तो फिर उन एविडेंसेस के का दिफा कैसे कर पाएंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जैसा आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि वहां पर कोई मौजूद नहीं था और ऐसी बात है, लेकिन बड़ी साहब एविडेंसेस कुछ और बता रहे हैं। चार्ल्स गदरी के हवाले से जो एविडेंसेस मौजूद है वो कुछ और कहते हैं। वो बहुत कूजी थे, बहुत दोस्ताना माहौल में बैठे थे और फिर उन्होंने कहा कि I'll make you the head judge for 15 years और ताल्लुक का जिक्र किया जा रहा है उस एविडेंस के अंदर। अच्छा इरफान, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें, हमारी भी इतलात ऐसे ही हैं, उनके फैमिली मेंबर ने इस बात को कंफर्म किया, वो वहाँ थे। अगर वो आप पर सू करते हैं, अगर वो केस हार जाते हैं, फिर तो उन्हें खासा हर्जाना अदा करना पड़ेगा आपको कि क्रेडिबल जर्नलिस्ट के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं जो एविडेंस के साथ खबर दे रहा है। क्या आप समझते हैं कि वो ये कर सकते हैं, आपके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, सू कर सकते हैं? बड़ी साहब, कोई भी किसी के खिलाफ कोर्ट जा सकता है। यहाँ पे तो बड़ी आसानी से लोग जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर जब जाएंगे और एविडेंसेस आ गए तो फिर कितनी ज्यादा सुक्की होगी, हर्जाना होगा, माफी होगी, क्या क्या कुछ होगा। ये भी खास ख्याल रखना चाहिए लोगों को कि मेरे बैंक बैलेंस में कोई बड़ी लंबी चौड़ी रकमें नहीं होंगी सर, बहुत ही बेसिक खर्चा जो होता है। लेकिन जिनके बैंक बैलेंसेस भरे हुए हैं, इसका भी अदालत ख्याल रखती है डेफेमेशन के केसेस में कि पार्टी जिसने केस किया है उसकी मार्केट वैल्यू जो वर्थ है वो क्या है और जिसके खिलाफ हो रहा है उसकी वर्थ क्या है, ये भी बहुत ख्याल रखा जाएगा। सही कहा आपने। मैं राशिद साहब से अरफान राशिद, आपको पता है वो तो जर्नलिस्ट है, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र दे दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस केस को सामने रखते एक जो वीज़े का केस है और जो अगर इनका केस है, ये क्या इसकी लीगैलिटी है? अगर ये बताया जाए कि ये जो बयान हल्फी है राना शमीम साहब का, ये नवाज शरीफ के दफ्तर में हुआ है, ये उनकी प्रेजेंस में हुआ है, तो इसकी लीगल इम्पैक्ट क्या है? इसका केस को स्ट्रॉन्ग करता है कि वीक करता है? मैं राशिद साहब आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी लॉ फर्म्स हैं जो इस किस्म की सर्विसेज देती हैं कि आप घर जाके अपना एफिडेविट साइन करवा सकते हैं। उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस लॉयर्स लेते हैं। तो इसमें जो चार्ल्स ट्रास्टन गथरी हैं, उन्होंने अगर वहाँ पे जाके साइन किया है तो उसमें कोई, सबसे पहले तो कोई इलीगल बात नहीं है। अब उन पे जिम्मेदारी ये थी कि वो आया देखें कि एक तो उनके पास राना शमीम साहब के पास उनकी कोई ऐसी आईडी मौजूद थी। दूसरा, अगर उनके इर्द गिर्द कोई लोग मौजूद थे तो वो अनड्यू प्रेशर में तो नहीं थे, कोई ऐसा उन पे ज़हनी दबाव तो नहीं था, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी कि जिसकी वजह से उन्होंने साइन किया, ये उन्हें चेक करना था। अगर उन्होंने ये सारी चीज़ें चेक की हैं तो उसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए। अगर फ्यूचर में लोग पास में हों या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसकी लीगैलिटी पे, या इसको चैलेंज इस हवाले से नहीं किया जा सकता। अगर थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर दीजिए। एक सॉरी मेरा ये भी सवाल ले लें, ये जो इन्होंने बयान लिया, आपके ख्याल में ये बयान हल्फी क्या नवाज शरीफ अदालत में लेके जाएंगे फॉर सम इज बेनिफिट? क्या वो इससे कोई बेनिफिट ले सकते हैं वीज़ा वाइज या लंदन में रहने के लिए? थोड़ा सा अगर इस पे भी ज़रा लीगली अब हमें समझाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। देखिए, जहाँ तक मेरी इत्तलात है, उनका केस जो मेडिकल ग्राउंड्स पे है, उनका अजाइलम की बेस पे नहीं है। वो अजाइलम पे जाते हैं तो एक नया उसमें वे होता है, एक नया प्रोसीजर होता है जो उनको अडॉप्ट करना पड़ता है। उनको होम ऑफिस में जाके 2 इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, अपनी पूरी स्टोरी बयान करना पड़ती है, जिस पे मैं नहीं समझता कि वो जाएंगे। इस वजह से ये जो बयान हल्फी है, जो स्टेटमेंट ऑन ओथ इन्होंने दी है राना शमीम ने, इसका कोई बहुत ज़्यादा असर उनके यहाँ के केस पे नहीं पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तान के हवाले से जो है कोर्ट्स, उनका एक अलग चीज़ है, वो अगर इसकी बेस पे कोई फैसला करना चाहें तो वो एक अलग टॉपिक होगा। लेकिन यहाँ पे इस बयान हल्फी की बेस पे कोई इशू नहीं हो सकता। बाकी एक और बात मैं आपके दोस्त से सिर्फ कहना चाहूँगा कि अगर कल को कहीं पे ये बयान हल्फी चैलेंज होता है और उसमें राना शमीम इस पे स्टैंड लेते हैं कि ये मैंने अपने साउंड माइंडेड हैसियत में इसको साइन किया था, तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई फ़र्क पड़ेगा या इसकी जो
आप कह लें हैसियत, उस पर कोई सवाल उठ सकता है अगर वो इस पे स्टैंड करते हैं। अच्छा नहीं राशिद साहब, में सबमिशन है यूके में तो यकीनन आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक तासर है, ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने एक साजिश करके मुबैना तौर पर उन्हें लंदन बनाया। तो इधर की अदालत में तो फिर वो जो पाकिस्तान की अदालत को नवाज शरीफ साहब या राना शमीम साहब बदनाम करना चाह रहे थे, टारगेट करना चाह रहे थे, इधर की अदालतों में तो एक्सपोज हो जाएंगे। तो फिर इरफान तो उनको ले बैठा, अगर इधर की अदालतों में ये कन्फर्म हो जाता है, उधर की अदालतों का नहीं। नवाज शरीफ की मौजूदगी में राना शमीम साहब ने वो एफिडेविट किया और उसका मकसद 3 साल पुराने चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगाना था। तो पाकिस्तान की अदालतों में तो फिर मेरा ख्याल है मियाँ साहब का केस और गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, पाकिस्तान की अदालतों के हवाले से मैं इस हवाले से राय इस वजह से नहीं दे सकता कि मैं यहाँ भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ यूके में बहुत अरसे से, बहुत ज़्यादा अरसे से। तो पाकिस्तान की अगर अदालतें इस हवाले से देखती हैं कि लोग थे या जिनके हक में एफिडेविट दिया गया वो पास में मौजूद थे, तो ये एक अलग एक चीज़ हो सकती है।